तो आज हम कोर्स 509 के ब्लॉक 2 को कर रहे हैं, जिसमें सोशल साइंस के बारे में बताया गया है। उसके 3 जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में बातें करी गई हैं। तो एक एक करके करते हैं। तो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री किस ग्रीक संज्ञा से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है? तो यह ग्रीक संज्ञा हिस्टोरिया से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है पूछताछ, अनुसंधान, अन्वेषण या जानकारी। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। किस इतिहासकार ने साक्ष्य के आधार पर पेलोपोनेशियन युद्धों पेलोपोनेशियन वॉर्स के बारे में लिखा और कारण और प्रभाव के बीच संबंध दिखलाया? तो वो था थ्यूसिडाइडस ने इसे वैज्ञानिक आधार पर विकसित करा। ठीक है, इतिहासकार ने इस बंदे ने साक्ष्य के आधार पर इस युद्ध के बारे में लिखा और कारण और प्रभाव के बीच में संबंध दिखाया। थ्यूसिडाइडस। थॉमस कार्लाइल ने इतिहास को किस रूप में देखा? उन्होंने इतिहास को महान पुरुषों की जीवनी के रूप में देखा। बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। अर्नेस्ट बर्न, ठीक है, अर्नेस्ट बरहिम के अनुसार इतिहास एक विज्ञान है जो पुरुषों के विज्ञान के तथ्यों की जांच और प्रस्तुति करता है। मनुष्य बोल सकते हैं हम इसे, मतलब उसने पुरुषों ही बोला होगा। प्राचीन भारत में नायकों की उपलब्धियों को किस मौलिक परंपरा के रूप में संरक्षित किया जाता था? तो वो सागा के रूप में लिखा जाता था या गाथा के रूप में। ठीक है, नायकों की उपलब्धियों को सागास के रूप में लिखा जाता था। भारत में इतिहास को एक स्कूली विषय के रूप में किस शिक्षा प्रणाली के तहत पेश किया गया था? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के तहत। इतिहास की प्रकृति के अनुसार यह वर्तमान को कैसे समझता है? यह अतीत से वर्तमान के क्रमिक विकास का अध्ययन करता है, जैसे परिवहन प्रणाली का विकास। ठीक है, ये है कैसे डेवलपमेंट हुआ। इतिहास को वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतिहासकार नए तथ्यों या नई व्याख्याओं के माध्यम से अतीत को फिर से जीवंत करने के लिए अतीत की घटनाओं के साथ लगातार संवाद करते हैं। इतिहास का रैखिक दृष्टिकोण, लीनियर व्यू, क्या व्यक्त करता है? यह व्यक्त करता है कि इतिहास एक सीधी रेखा है जो एक अज्ञात अतीत से ज्ञात वर्तमान से होकर अज्ञात भविष्य तक जाती है। ठीक है, तो ये एक सीधी रेखा है जो अज्ञात अतीत से ज्ञात वर्तमान से होकर अज्ञात भविष्य तक जाती है। इतिहास का चक्रीय दृष्टिकोण क्या है? साइक्लिकल व्यू। ये बताता है कि इतिहास एक वृत्त में चलता है जिसमें संस्कृतियों का उत्थान और पतन शामिल है। अब एक कॉन्सेप्ट है रिविजनिस्ट हिस्ट्री। इसका क्या मतलब है कि ऐतिहासिक घटनाओं की नई व्याख्याएं जो पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की नई व्याख्याएं जो पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती हैं। ठीक है, रिवाइज कर देना एक तरीके से। ज्ञात इतिहास, नॉन हिस्ट्री और वास्तविक इतिहास में क्या अंतर है? वास्तविक इतिहास वह सब कुछ है जो वास्तव में हुआ था, जबकि ज्ञात इतिहास केवल पीछे छोड़े गए अल्प साक्ष्य हैं। इतिहास के प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं? ये उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए विवरण हैं जो या तो किसी घटना से सीधे जुड़े थे या उनके प्रत्यक्षदर्शी थे, जैसे डायरी या पत्र, डायरेक्ट एविडेंस। अब सेकेंडरी सोर्स क्या है इतिहास के? द्वितीयक स्रोत। ये उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए स्रोत हैं जो घटना स्थल से दूर थे, लेकिन जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी खातों की मदद ली, जैसे किसी अवधि पर लिखी गई किताबें। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में बाहरी आलोचना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का क्या उद्देश्य है?
एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का उद्देश्य डाटा की प्रामाणिकता या वास्तविकता और ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस, ठीक है, उसको स्थापित करना है, ठीक है, यानी यह पता लगाना कि कोई दस्तावेज असली है या नकली, ठीक है, यह है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का ऑब्जेक्टिव। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आंतरिक आलोचना, इंटरनल क्रिटिसिज्म का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य दस्तावेजों की सटीकता या विश्वसनीयता, एक्यूरेसी और वर्थ का मूल्यांकन करना है, ठीक है, सटीकता या विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना है, भले ही वे असली हों, ठीक है, कि कितना सही है कितना नहीं। अब जियोग्राफी पे आते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है? तो जियो और ग्राफोस। ये जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन, इससे बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। किस यूनानी विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा था? तो ये था एरो एरोटोस्थेनेस, एरोटोस्थेनेस। भूगोल को क्षेत्रीय विभेदीकरण, एरियल डिफरेंशिएशन का अध्ययन क्यों माना जाता है? तो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अध्ययन करता है कि पृथ्वी की सतह पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता क्यों होती है, ठीक है। भूगोल का एक अनुशासन के रूप में स्थान स्पेस से संबंधित है, ठीक है, से संबंध है, और इसीलिए इसे स्थानिक विज्ञान के रूप में यानी स्पेशियल साइंस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भूगोल में अध्ययन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण, सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है? इस दृष्टिकोण में किसी घटना का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे पूरी दुनिया में जलवायु का अध्ययन करना, ठीक है। भूगोल में अध्ययन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण, सिस्टमैटिक अप्रोच ये है कि किसी घटना का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे पूरी दुनिया में जलवायु का अध्ययन करना। भूगोल में अध्ययन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण, रीजनल अप्रोच क्या है? इस दृष्टिकोण में दुनिया को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, और फिर एक विशेष क्षेत्र में सभी भौगोलिक घटनाओं का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, सभी भौगोलिक घटनाओं का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी की शाखा जो भू आकृतियों, उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है भू आकृति विज्ञान, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, भू आकृतियों और उसके विकास, इन सबसे जियोमॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब जलवायु विज्ञान क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। यह वायुमंडल की संरचना, मौसम और जलवायु के तत्वों और जलवायु प्रकारों और क्षेत्रों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी की कौन सी शाखा समाज और उसकी स्थानिक गतिशीलता के साथ साथ समाज द्वारा योगदान किए गए सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करती है? सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशल कल्चरल जियोग्राफी, ठीक है, ये आता है ह्यूमन जियोग्राफी के ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, जो स्थानीय गतिशीलता के साथ साथ समाज द्वारा योगदान किए गए सांस्कृतिक तत्वों का भी अध्ययन करता है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सोशल या कल्चरल जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल क्या है? इकोनॉमिक जियोग्राफी। यह लोगों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन शामिल है। अब ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल जियोग्राफी क्या है? यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके माध्यम से स्थान संगठित होता है, ठीक है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच इंटरफेस से किस शाखा का विकास हुआ है? तो जीव भूगोल का विकास हुआ है, ठीक है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के इंटरेक्शन, जिसे बोलते हैं बायो जियोग्राफी, जिसमें पादप भूगोल और प्राणी भूगोल शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के स्थान पर कौन सा नया शिक्षण क्षेत्र लाया गया है?
तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये लाया गया है सिविक्स की जगह, जिसे एसपीएल कहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी एसपीएल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, शिक्षण क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 विषयों से अपनी शिक्षण सामग्री लेती है? यह राजनीति विज्ञान, ठीक है, या राजनैतिक विज्ञान बोल सकते हैं हम इसे, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी से सामग्री लेता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार है, या इन तीनों से ये सामग्री लेता है। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? वे राज्य और उसकी सरकारी संस्थाओं जैसे सरकार, संस्थानों और संविधान के औपचारिक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था औपचारिक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न अप्रोच, मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? वे राजनीतिक व्यवहार, ठीक है, राजनीतिक व्यवहार के शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे राजनीतिक व्यवहार के शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राजनीति विज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसफिकल अप्रोच, आमतौर पर कैसा होता है? यह आमतौर पर सट्टा और मानक, स्पेकुलेटिव और नॉर्मेटिव होता है, जो निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करता है। राजनीतिक विज्ञान का कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, किस पर केंद्रित है? राजनीति विज्ञान का कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? यह राजनीति के औपचारिक तंत्र पर केंद्रित है, सरकार, संस्थान, संविधान और राज्य। अब व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म दृष्टिकोण विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में किस पर ध्यान केंद्रित करता है? यह व्यक्तियों और या अपेक्षाकृत छोटे समूहों के अवलोकन योग्य व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ध्यान केंद्रित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल अप्रोच के अनुसार मनुष्य की राजनीतिक क्रियाएं किससे निर्देशित होती हैं? ये व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और प्रेरणा जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों से काफ़ी हद तक निर्देशित होती हैं। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में परिभाषित किया? एडम स्मिथ ने। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस रूप में अवधारणाबद्ध किया? उन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान, साइंस ऑफ वेलफेयर के रूप में अवधारणाबद्ध किया। रायनेल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों यानी एंड्स और दुर्लभ साधनों के बीच एक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, लक्ष्य और दुर्लभ साधनों के बीच। रॉबिन्स के अर्थशास्त्र के कमी और पसंद यानी स्कार्सिटी एंड चॉइस दृष्टिकोण के अनुसार मानवीय इच्छाएं कैसी होती हैं? मानवीय इच्छाएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड। पॉल सैमुअल्सन द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा किस पर केंद्रित है? उनकी परिभाषा विकास उन्मुख यानी ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो दुर्लभ उत्पादक संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है। उत्पादक संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच का क्या उद्देश्य है? समाजशास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य समकालीन सामाजिक जीवन की उत्पत्ति या पूर्ववृत्त का पता लगाना और इस प्रकार इसकी प्रकृति को समझना है।
ठीक है। समकालीन सामाजिक जीवन की उत्पत्ति या पूर्ववृत्त का पता लगाना और इस प्रकार इसकी प्रकृति को समझना है। ठीक है। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब समाजशास्त्र में तुलनात्मक दृष्टिकोण कंपैरेटिव अप्रोच का उपयोग कैसे किया जाता है? यह उचित सामान्यीकरण पर पहुंचने के लिए चयन, तुलना और उन्मूलन की प्रक्रिया द्वारा अतीत या मौजूदा समाजों और संस्थानों का अध्ययन करता है। यह उचित सामान्यीकरण पर पहुंचने के लिए चयन, तुलना और उन्मूलन की प्रक्रिया द्वारा अतीत या मौजूदा समाजों और संस्थानों का अध्ययन करता है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण फंक्शनलिस्ट अप्रोच समाज का अध्ययन कैसे करता है? यह समाज या उसके तत्वों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करता है। यह समाज या उसके तत्वों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करता है। ठीक है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने का एक लक्ष्य या एक मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका एक उद्देश्य शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करना है। ठीक है। शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करना है। शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करना है। SPL यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की शिक्षा शास्त्र पेडागोगी को शिक्षार्थी उन्मुख क्यों होना चाहिए? ताकि यह शिक्षार्थियों की रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, समझ और समस्या समाधान क्षमता को सुविधाजनक बना सके। पुरातत्व स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के 3 मुख्य प्रकार क्या हैं? स्मारक निष्कर्ष जैसे इमारतें, मूर्तियां। ठीक है। मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य, सिक्के और पुरालेख जो शिलालेख पे लिखे जाते थे। साहित्यिक स्रोतों लिटरेरी सोर्सेस को किन 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है? पवित्र या धार्मिक साहित्य, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी गवाही। भूगोल का कौन सा क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर पानी के क्षेत्र का अध्ययन करता है जिसमें महासागर, झीलें और नदियां शामिल हैं? जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी। मृदा भूगोल सॉइल जियोग्राफी किसका अध्ययन करने के लिए समर्पित है? यह मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उसकी उर्वरता की स्थिति, वितरण और उपयोग का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल जियोग्राफी राजनीतिक घटनाओं के दृष्टिकोण से किसका अध्ययन करता है? राजनीतिक घटनाओं के दृष्टिकोण से किसका अध्ययन करता है? यह सीमाओं, पड़ोसी इकाइयों के बीच स्थानिक संबंधों और जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है। इसे बोलते हैं राजनीतिक भूगोल। सीमाओं, पड़ोसी इकाइयों के बीच, ठीक है, स्थानिक संबंधों और जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। NCF 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र सिविक्स को भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया था? इसे औपनिवेशिक काल में भारतीयों के बीच राज्य के प्रति अनास्था की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था, जिसमें आज्ञाकारिता और वफादारी पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसलिए शामिल करा गया था। अर्थशास्त्र में साधारण जीवन के कारोबार ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का क्या अर्थ है? जैसा कि मार्शल ने बताया है, इसका अर्थ है कि एक आदमी अपनी आजीविका कैसे कमाता है और उसे कैसे खर्च करता है। रॉबिन्स के दृष्टिकोण की एक आलोचना क्या है? एक आलोचना यह है कि यह आर्थिक वृद्धि और विकास को कवर नहीं करता जो हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह आलोचना यह है कि यह आर्थिक वृद्धि और विकास को कवर नहीं करता जो हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समाजशास्त्र में दुर्खीम
ने यह दिखाने के लिए विभिन्न समाजों की आत्महत्या दरों की तुलना की कि ये दरें सामाजिक एकजुटता सोशल सॉलिडेरिटी की मात्रा के साथ विपरीत रूप से भिन्न होती हैं। हेरोडोटस ने ग्रीसो फारसी युद्धों ग्रीसो पर्शियन वॉर्स के बारे में लिखा, जिसमें प्राचीन मिस्रवासी यानी इजिप्शियंस और फारसियों से संबंधित जानकारी का खजाना था। हेरोडोटस ने इनके वार के बारे में लिखा, ग्रीसो और पर्शियन, जिसमें प्राचीन इजिप्शियंस और फारसियों के से संबंधित जानकारी का खजाना था। प्रोफेसर मैटलैंड्स, ठीक है, या प्रोफेसर मैटलैंड ने इतिहास को कैसे परिभाषित किया? उन्होंने कहा, मनुष्यों ने जो किया और कहा है, सबसे बढ़कर जो उन्होंने सोचा है वही इतिहास है। ठीक है। किस प्रकार के भूगोल को सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी विकासशील तकनीक से मदद मिलती है? वैज्ञानिक भूगोल, जो विशेषताओं और प्रक्रियाओं के बीच स्पष्टीकरण और कारण संबंधों की तलाश करता है। ठीक है, कारण संबंधों की तलाश करता है। भूगोल में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का अध्ययन क्या देखता है? भूगोल में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का अध्ययन क्या देखता है? यह देखता है कि पर्यावरण मानव गतिविधि को कैसे आकार देता है और मानव गतिविधि पर्यावरण को कैसे आकार देती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैसे आकार देते हैं, इसी के बारे में। अब कार्टोग्राफी क्या है? मानचित्र बनाने की कला। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यही कार्टोग्राफी है। जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच एक मुख्य अंतर क्या है? राजनीति विज्ञान को समझने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच एक मुख्य अंतर क्या है? पारंपरिक दृष्टिकोण वर्णनात्मक और मानक यानी नॉर्मेटिव होते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य एम्पिरिकल होते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध इस बात से नहीं है कि वस्तुएं और सेवाएं कल्याण को बढ़ावा देंगी या नहीं। ठीक है, अर्थशास्त्र का संबंध इस बात से नहीं है कि वस्तुएं और सेवाएं कल्याण को बढ़ावा देंगी या नहीं, बल्कि इस बात से है कि वे मानवीय इच्छाओं, ह्यूमन वांट्स को संतुष्ट करती है या नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्ययन छात्रों को क्या समझने में मदद करता है? यह छात्रों को समय के संबंध में भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुए विकास से परिचित कराता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन शिक्षार्थियों को किन मुद्दों से परिचित कराता है? यह शिक्षार्थियों को स्थानीय और वैश्विक स्तर तक प्रकृति, पर्यावरण, संसाधनों और सामग्रियों से संबंधित मुद्दों से परिचित कराता है। एसपीएल शिक्षण इस बात पर आधारित है कि बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, इसलिए यह अवधारणाओं को सिखाने के लिए वास्तविक जीवन स्थितियों का उपयोग करता है। ठीक है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले दुर्लभ संसाधनों, ठीक है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले दुर्लभ साधनों, स्केर्स मीन्स की एक मुख्य विशेषता क्या है? उनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि उनके वैकल्पिक उपयोग, ऑल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, उनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, दुर्लभ साधनों की
समाज शास्त्र में, ये कुछ उल्टा लग रहा है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले दुर्लभ साधनों, स्केर्स मीन्स की एक मुख्य विशेषताएं क्या होती है? उसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, मतलब उनके कई सारे यूज होते हैं, है ना। जो स्केर्स मीन्स होते हैं ना, जो लिमिटेड, हाँ, उसको कई सारी ऑल्टरनेटिव यूजेस उसके करे जा सकते हैं। समाजशास्त्र में सांख्यिकीय दृष्टिकोण, स्टैटिस्टिकल अप्रोच का उपयोग सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किस तरीके से करने के लिए किया जाता है? इसका उपयोग सामाजिक घटनाओं का मात्रात्मक और वस्तुनिष्ठ, यानी क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से अध्ययन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का मात्रात्मक और ऑब्जेक्टिव, समाजशास्त्र में स्टैटिस्टिकल अप्रोच का उपयोग, ठीक है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन इस तरीके से करा जाता है, यानी क्वांटिटी भी पता चल जाए और क्या पता चल जाए, ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी पता चल जाए। तो यही था सामाजिक अध्ययन से संबंधित हमारा जो कोर्स 509 है, और ब्लॉक 2 है NIOS का DLED का मटेरियल। तो इसी तरह हम सारे ब्लॉक को एक एक करके कर देंगे। थैंक्स।